हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फेलोशिप स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। यहाँ पर अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो उस केस में आपको 37,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे रेगुलर पीएचडी करने पर। और अगर आपने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है, आपने सही सुना, अगर आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपको 35,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे रेगुलर पीएचडी करने पर। तो जो थर्ड कैटेगरी होती है ना, ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, अगर आपने वो भी क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया रेगुलर पीएचडी में तो भी आपको 35,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। और मैं तो जेआरएफ की बात ही नहीं करूंगी कि जेआरएफ को तो 40 से 45 हजार रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं पर मंथ। तो मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केवल नेट क्वालिफाइड या फिर केवल जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई करने का करके और पीएचडी करने का प्लान किया है। अब ये जो फेलोशिप है कंप्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली फेलोशिप है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कंप्लीटली गवर्नमेंट स्कीम है। सो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने पेपर 1 के पीवाईक्यूज आपको फ्री में अवेलेबल करवाने का प्लान किया है, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज प्लस ईयर वाइज पीवाईक्यूज दोनों ही अवेलेबल करवाऊंगा, वो भी दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी प्लस हिंदी मीडियम में भी। सिर्फ एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो पीवाईक्यूज की पीडीएफ है वो मैं आपको पर्सनली अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही अभी देखो कितने सब्सक्राइबर हैं, 3,58,000 है। जैसे 3,60,000 क्रॉस करेंगे, ये जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ वो हमारे चैनल में ग्रुप, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना टेलीग्राम पे, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेंगे, जितने जल्दी बढ़ के 360 के हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस देखिए, जो फेलोशिप अमाउंट है ये है एनसीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाने वाला। और ये जो फेलोशिप है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनसीईआरटी वो प्रोवाइड कर रही है आपको। डॉक्टरल फेलोशिप अगर आप करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको यहाँ पे 35,000 रुपये रिसीव होंगे अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है फॉर नॉन नेट। और 37,000 मिलेंगे अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल तक आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और ये आपको मिलेंगे पीएचडी रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था तब, और या फिर डेट ऑफ सिलेक्शन इन एनसीईआरटी तब से मिलने चालू हो जाएंगे। यहाँ पर एक कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा आपको 10,000 रुपये, और हाँ, ये एनुअली मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा पर एनम है। द फेलोशिप विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय द कैंडिडेट आफ्टर फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ परमानेंट पीएचडी रजिस्ट्रेशन एंड रिसर्च मैथोलॉजी कोर्स completion in NCERT and will terminate at the end of 3 years from the date of joining, or will be submission of doctoral thesis whichever is earlier। तो 3 साल तक आपको रेगुलर मिलता रहेगा, और जैसे आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तब से मिलना चालू हो जाएगा। सो ये जो डिसबर्समेंट होगा ये कैसे होगा, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, और उसी अकाउंट में आपके पर मंथ यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको रिसीव होता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है गाइस, देखो यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी अपने रिसर्च प्रपोजल की। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, और उसके बाद जो कमेटी का बनाएंगे ना, ये आपका जब इंटरव्यू करवा लेंगे वो उसके रिकमेंडेशन के बेसिस से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्लीपर क्लास का किराया भी दिया जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हो तो वहां से आप जब ट्रेवल करके आओगे इंटरव्यू देने तो आपको स्लीपर क्लास का किराया भी दिया जाएगा, है ना। और इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब देखो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री और इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वर्किंग टुवर्ड्स देयर पीएचडी री रजिस्ट्रेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो मतलब अगर आपने पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर री रजिस्ट्रेशन आपका होने वाला है या फिर आप अंडर प्रोसेस हो पीएचडी के तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पे एज लिमिट भी है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को इन एप्लीकेबल एज पर एनसीईआरटी नॉर्म्स। तो यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एनसीईआरटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक यहाँ पर जो रहता है जनरली एससी एसटी ओबीसी का, जो कि 5% यहाँ पर आई थिंक इसमें रहता है, और इसमें भी आपका ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझ लेते हैं एक बार। सो ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू यंग स्कॉलर्स फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन from different disciplinary perspectives to build the knowledge base of education in contemporary context। तो जो एजुकेशन या इससे रिलेटेड फील्ड में करना चाहते हैं पीएचडी उनको ही ये फेलोशिप मिलेगी। अगर आप मैथ में करना चाहते हो तो नहीं मिलेगी, इस तरह के जो सब्जेक्ट है उन पे नहीं मिलेगी। जो एजुकेशन या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उनको फेलोशिप यहाँ पर
मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको, दैट इज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्कोप क्या है स्कीम का। एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम एम्स टू इनेबलिंग यंग स्कॉलर्स टू परस्यू डॉक्टरल रिसर्च इन एजुकेशन। तो एजुकेशन फील्ड में आपको डॉक्टर करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, इससे रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उनमें भी आप कर सकते हैं। डॉक्टरल फेलोज कैन परस्यू देयर वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब कहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी में ही करना है आपको, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कर सकते हो। एनसीईआरटी इंकरेजेस ओरिजिनल थिंकिंग इन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड यूज ऑफ इनोवेटिव मेथोडोलॉजी इन कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो ये इनोवेशन चाहते हैं ताकि ये स्कूल एजुकेशन को और टीचिंग एजुकेशन को और इम्प्रूव कर सकें। तो उसी से रिलेटेड जो रिसर्च करेगा उनको, उनके लिए मतलब यहाँ पर प्रायोरिटी रखी गई है। तो प्रायोरिटी एरियाज ये हैं, अगर आप इनमें किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे करना चाहते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रायोरिटी एरियाज पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर देखो ये टॉपिक मेंशन है, अगर आप इन टॉपिक्स पे करना चाहते हो तो आपकी जो रिसर्च जो रिसर्च प्रपोजल होगा बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखो मेंशन है सारी चीजें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो गया, curtailing dropouts and ensuring universal access to education at all levels, इसके अंडर भी टॉपिक मेंशन है, इससे रिलेटेड आप कर सकते हो। करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल्स, तो यहाँ पर ये नया जो करिकुलम आया है, नया पेडागोगी मॉडल स्टार्ट किया गया है, तो इससे रिलेटेड अगर आप पीएचडी करते हो, नई रिसर्च करते हो, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है पीएचडी के बहुत हाई चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन में आप कर सकते हो, इससे रिलेटेड टॉपिक मेंशन है, एरियाज मेंशन है कि किन किन एरियाज में आप कर सकते हो। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर्स हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया विद इन एजुकेशन। तो ये एरियाज है जिसमें और भी काफ़ी सारे एरियाज है। अडल्ट एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, रिसर्च रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, एस्पिरेशन ऑफ 21st सेंचुरी, कनेक्टिंग इंडियन ट्रेडिशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लिंक बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, असेसमेंट रिफॉर्म, लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स। तो गाइस ये जो हैं आपके रिसर्च एरियाज है जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में। कुछ और कंडीशन यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे 4/10 फेलोशिप आर रिजर्व फॉर 4 रीजनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की 4 रीजनल इंस्टीट्यूशन भी हैं, जैसे अजमेर में है, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। तो यहाँ पर एक एक फेलोशिप जो है चारों जगह रिजर्व की गई है। और यहाँ पर जो है और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल फेलोशिप शुड हैव आइदर कंप्लीटेड प्री डॉक्टरल रिसर्च, मतलब आपने या तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया हो या फिर आप लेने वाले हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ कंडीशन और है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ईच डॉक्टरल फेलो विल रिक्वायर टू प्रेजेंट अ सेमिनार एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। तो एक सेमिनार में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू आरआईई टीचिंग प्रोग्राम फील्ड रिसर्च, मतलब जो भी इनके रीजनल इंस्टीट्यूशन है ना एनसीईआरटी के, उनके कामों में आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया या टीचिंग रिलेटेड प्रोग्राम हो गया है ना, टीचिंग प्रोग्राम हो गए, तो मिनिमम 30 डेज एक साल में आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये जो अदर 4 जगह आपको मैंने बताया ना कि 4 अलग अलग जगह पर हैं रीजनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा था स्टार्टिंग में, ये रहा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। तो यहाँ पे आपको भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 30 डेज आपको काम करना पड़ेगा इन ईयर इन चारों जगह पे जा करके। तो यहाँ पर आपको ये लोग टिकट का पैसा देंगे, 3 टियर एसी का आपको पैसा दिया जाएगा ट्रैवल करने का, और हॉस्टल जो रीजनल इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल है वहाँ पर आपको अकोमोडेशन दी जाएगी। तो रहने और जाने की कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इजीली वहाँ पर कर पाएंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं और इसके अंदर कंडीशन आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपके काम को मॉनिटर किया जाएगा, 6 मंथ में आपकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि होता ही है पीएचडी जब आप करोगे, कहीं से भी करोगे, अगर आप जेआरएफ लेकर के भी कर दो तो भी होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी बनाई जाती है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहती है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपने बीच में छोड़ने का प्लान कर लिया है पीएचडी, तो फिर आपकी फेलोशिप बंद हो जाती है। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये तो हर केस में ही बनती है। इसके अलावा आपको जब पीएचडी कर लोगे तो आपकी आपकी जो थीसिस है वो आपको एनसीईआरटी में सबमिट करनी पड़ेगी, जिसको एनसीईआरटी पब्लिश भी कर सकता है। अगर आप उनको लगा कि मतलब काफ़ी अच्छा काम किया आपने, काफ़ी अच्छी रिसर्च की, तो अपने अकॉर्डिंग वो पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप लोग, तो ऐसे देखो यहाँ पर ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो एनसीईआरटी की तरफ से एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको लिंक दिख जाएगा इसका अप्लाई करने का। तो ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की,
complete last date of receiving completed application is 1 month from the publication of the advertisement in newspaper and on NCERT website। तो जिस डेट को पब्लिकेशन किया गया है एडवर्टीजमेंट, उसके विद इन 1 मंथ आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की, तो गाइस देखो उसके बारे में बात करेंगे। मैं बता दूंगा, देखो इस तरह का फॉर्मेट रहता है अप्लाई करने के लिए। आपको ऑनलाइन फॉर्मेट दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। ऑनलाइन मैं आपको लिंक दिखा दूंगा भी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको चीजें मेंशन करनी होंगी, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप देखना, आपसे आपकी मार्कशीट जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की वो मांगी जाएगी, सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है पीएचडी में तो उसका रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, कंसेप्ट ऑफ पेपर सिनॉप्सिस, यानी कि जो भी आपका सिनॉप्सिस रहेगा, जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा 1500 वर्ड्स में, वो आपसे मांगा जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया तो सुपरवाइजर का सीवी भी मांगा जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको रेडी रखनी है अप्लाई करने से पहले। अब गाइस देखो, इसकी जो फॉर्म फिलिंग होती है, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एनसीईआरटी की वेबसाइट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी वेबसाइट के आपको नीचे की तरफ आना है और इस जगह पर जहाँ पे लिखा हुआ है ना सूचना परिपत्र, यहाँ पर जो सूचनाएं हैं इसी इसी में आपको चेक करना है। और मैं आपको एक बार नीचे चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और नीचे आना है आपको, और नीचे आना है, और नीचे आना है। लगता है कुछ ज्यादा नीचे आ गए, हाँ नहीं ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस तरीके से आपको लिंक दिख जाएगा। इसी लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिख जाएगा इंग्लिश हिंदी में, एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप 2024। तो 2024 का लिंक यहाँ पे दिया हुआ, 2025 का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी कब एक्टिवेट होगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। 2024 का जो इन्होंने लिंक एक्टिवेट किया था, ये आप देख सकते हो 27 नवंबर को यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। तो अभी अगस्त का महीना चला जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगस्त के बाद सितंबर आएगा और अक्टूबर आएगा, 2 महीने बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी नवंबर के मंथ में। तो ये मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज लास्ट में आपको पता नहीं चलता कि कब फॉर्म आके कब निकल गया, बिकॉज यहाँ पर आपको लास्ट डेट मेंशन होती नहीं है। जब फॉर्म फिलिंग इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया उसके बाद से 1 मंथ कंसिडर करते हैं, 30 डेज कंसिडर करते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले से पता रहे। और कहीं ना कहीं आप जब लास्ट डेट आएगी तब आप अप्लाई करने बैठोगे तो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाओगे, तो रिसर्च प्रपोजल अभी से प्रिपेयर कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर कर लो, पीएचडी किस टॉपिक पे करनी है अभी से डिसाइड कर लो। जब फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी तब आप हबड़ दबड़ में नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अभी से तैयारी करके रखोगे तो उस केस में सिलेक्शन के बहुत सही चांस हो जाएंगे। तो रिसर्च प्रपोजल बना के रखो, अभी अभी आपके पास इनफ टाइम है, 2 महीने का टाइम है, आप रिसर्च प्रपोजल बना लो फटाफट से। और अगर कहीं एडमिशन मिल रहा है आपको पीएचडी में तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, पीएचडी में एडमिशन ले लो, क्योंकि पीएचडी में अगर आप एडमिशन ले लोगे, रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो उस केस में ज्यादा चांसेस होंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी मांगा गया था। तो रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लो अपना, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लो, और कहीं हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर लेना। अभी अप्रोक्स आपके पास 2 महीने का टाइम है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब देखो गाइस, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया है ऐसे ही आपको इस वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ जो भी यहाँ पर पीएचडी रेगुलर करना चाहते हैं। गाइज अगर देखो अभी तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि गाइज इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ टीचिंग के लिए बल्कि अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपका फेलोशिप भी काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको। तो गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं पेपर 1 की, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अभी आज 19 अगस्त है, आज और 20 अगस्त 2 दिन के लिए ऑफर चला हुआ है। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, न्यू 20 कूपन कोड है। जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब गाइस देखो, शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना। ऐसे आप अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म करिए, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।